लेकिन अभी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने छोड़ दिया। आपको तो फिजिक्स आती होगी फिर भी। संपर्क में आई, जानते ही हैं आप विद्याभारती के बारे में। संघ का शैक्षिक संगठन पंजाब में सर्वहितकारी विद्या मंदिर में वे वो विद्याभारती से जुड़े हुए हैं। फिर शिक्षा भारतीय कैसे बने, इसके ऊपर वो तो शुरू हुआ ऐसे 2004 में पुनरुत्थान विद्यापीठ की स्थापना हुई। तब से मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ में हूँ। तो विद्यापीठ का लक्ष्य है 2004 से 2064 तक की कार्य योजना है। 2064 में भारत में जो भी विद्यालय नाम से जो भी होगा या शिक्षा में जो भी होगा वो पूर्ण भारतीय होगा। अब ये इसके लिए नए गुरुकुल चाहिए, तो हम विद्या केंद्र को गुरुकुल कहते हैं। फिर चाहे विद्यापीठ हो यानी हायर एजुकेशन हो, आज की भाषा में कहे तो माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो, जिस नाम से उसको या तो विद्यालय कहो या गुरुकुल कहो, तो हम गुरुकुल कहेंगे। दैट्स द टर्मिनोलॉजी फॉर द स्कूल और कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो गुरुकुल ही होंगे, तो नए होंगे गुरुकुल। एक भाग तो उसका ऐसा रहा। दूसरा, जो वर्तमान में चल रहे होंगे उनका क्या होगा, तो दे विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू भारतीय। उनको ट्रांसफॉर्म होने में हम सहायता करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहेंगे वो बंद हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई जाएगा नहीं। तो ये हमारा 2064 का एक दृश्य है कि भारत में शिक्षा कैसी होगी। इसके लिए हमको योजना बनानी चाहिए, इसलिए वहाँ से ही वापस आते हैं। तो कैसे 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 ये होगा और कैसे, तो पहला काम तो है कि गुरुकुल कौन शुरू करेगा, चलाएगा कौन, तो शिक्षक चलाएंगे। क्योंकि हमारे देश का इतिहास, शैक्षिक इतिहास तो ऐसा ही रहा है कि स्टेट नहीं चलाता, ना कॉरपोरेट सेक्टर चलाता है जैसे आज चला रहे हैं, ना कोई बीच में हमारे यहाँ थी चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते रहे हैं। ऐसे 3 हमारे यहाँ अभी वर्तमान में भी हैं कि सरकार चलाती है, कॉरपोरेट सेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और बाकी सारे समाज सेवा की दृष्टि से ही ये जो ट्रस्ट और ये सब रजिस्टर हुए हैं वे चलाते हैं। 3 में से एक भी भारतीय नहीं है व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था है जिसका काम वो करे और वो अपने अधिकार से करे, दायित्व बोझ से भी करे। तो ये शिक्षकों के हाथ में होना चाहिए। तो शिक्षक होंगे, माने शिक्षक को हम गुरु कहें, तो गुरु होंगे तो गुरुकुल होंगे, नहीं तो गुरुकुल कहाँ से होंगे। फिर हम कहते हैं वो ट्रस्टी कुल होंगे, वो राजकुल होंगे, वो कॉरपोरेट कुल होंगे, गुरुकुल तो नहीं होंगे। इसलिए उसके पहले का जो पड़ाव है वो शिक्षक निर्माण का। शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो अपने दायित्व से गुरुकुल चलाए। शिक्षक भी ऐसे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि आज शिक्षकों को ही ऐसा नहीं करना है। यानी वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बिना नौकरी के कुछ कर सकते हैं, अपने आप में कुछ कर सकते हैं, या हमारे करने से कुछ होगा, या हमें करना चाहिए, ऐसा बोध नहीं है। इसलिए ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना ये उसकी पूर्व शर्त है। ऐसे शिक्षक घरों से आएंगे और शिक्षा का बहुत बड़ा भाग जो है वो घरों में होता है।
घरों की माने कुटुंबों की पुनर्रचना इसके लिए करनी होगी। समाज व्यवस्था में भी पुनर्रचना इस दृष्टि से तो करनी होगी। अनुकूल अनुकूल व्यवस्था भी बनानी होगी। इसलिए कुटुंब सुदृढ़ीकरण, पहले कुटुंब को भारतीय कुटुंब बनाओ तो 50% काम तो उसी में हो जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या को स्कूल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्कूल नाम का इंस्टीट्यूट उस दृष्टि से उपयोगी भी नहीं है, उल्टे कई तो बाधा रूप भी हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने लगते हैं तो किसानों के बेटे किसानी नहीं करते और सुथार के बेटे सुथारी नहीं करते और शिक्षक मैंने पढ़ लिख कर तो उनको कुछ आता जाता नहीं और न तो उनकी शिक्षा कोई रेलेवेंट रह जाती है, ना नौकरी मिलती है, न भी कुछ कर पाते हैं। और दिनों दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का व्याप बढ़ रहा है और कारखानों की संख्या बढ़ रही है और यंत्रों से उत्पादन हो रहा है, तो कारीगर इज़ इररेलेवेंट, तो वो भी नहीं होगा। इसलिए कुटुंब शिक्षा ये उसके पहले का चरण है। उसके पहले लोकमत परिष्कार, समाज प्रबोधन करो, माने समाज को जागृत करना। और ये सब कौन करेगा? तो विद्वज्जन करेंगे। इसलिए सबसे पहला है विद्वान मत परिष्कार अथवा विद्वानों का ध्रुवीकरण। ऐसे विद्वान जो भारतीयता को जानते हैं, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि 1, 2, 3 पंकज सक्सेना, 4 राघव कृष्ण जी। मैं उनसे तो मिली नहीं हूँ, पंकज जी से ही नाम सुना है उनका। या ऐसे देश भर में जहाँ जहाँ भी है आइडेंटिफाई करो, उनका ध्रुवीकरण करो, उनको एक मंच पर लाओ और उनके द्वारा ये धीरे धीरे बाकी चारों होंगे। ऐसी हमारी 60 वर्षों की योजना है। 12-12 वर्षों का एक टप उसको हम कहते हैं। ये तो योजना हुई और रचना हुई, परंतु क्या करना? तो फिर 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना माने क्या, इसी का पहले तो चिंतन करना होगा। जब चिंतन हम कहते हैं तो वी गो बाय द प्रोसेस कि ये जो सारी कल्पना है या चिंतन है वो हृदय में जागृत होता है, बाद में बुद्धि में व्यवस्थित होता है, बाद में वह वाणी में अथवा लेखन में उतरता है। वाणी में जो सबके साथ बोलते हैं उसमें प्रकट होता है, बोलकर प्रकट होता है या लिखकर प्रकट होता है, और उसके बाद भूमि पर उतरता है। तो चिंतन से लेकर कृति तक ये सब करना होगा। ये तो एक उसकी प्रक्रिया हुई, परंतु प्रत्यक्ष विद्यापीठ में अभी करना क्या है? तो अध्ययन, अनुसंधान, पाठ्यक्रमों का निर्माण, अध्यापन, संदर्भ सामग्री और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और फिर प्रयोग, जहाँ कहीं भी हो प्रयोग। तो ये सारे काम विद्यापीठ में अभी होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं, परंतु समग्रता में देखना इस। और एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये कि वी हैव टू ओन दी प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन भारत की शिक्षा की समस्या को, शिक्षा के प्रश्न को ओन करने वाला आज कोई नहीं है। तो पहले ओन करो कि हाँ हम इसका हल ढूंढेंगे, चाहे जितना समय लगे या चाहे जितना कठिन हो तो कठिन काम नहीं करना, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। और बहुत दीर्घकाल लगेगा इसलिए भी नहीं करना, ये भी कोई नियम नहीं है। तो अनुकूलता बढ़ती जाएगी तो ये समय भी कम होता जाएगा और कठिन भी सरल होता जाएगा। तो हमारी शक्ति है उतना करो, तो फिर जहाँ जहाँ शक्ति होगी
ऐसे काम करती होगी, वो भी पास में आती जाएगी। शक्ति का अपना प्रभाव है, सामर्थ्य है, तो ये सारे सामर्थ्यवान लोग एकत्र होते जाएंगे। इस पर विश्वास करो। ये लॉजिकली इसको आप प्रूव ना भी कर सको तो भी विश्वास करो कि ऐसा होता है। अच्छाई का अपना भी एक प्रभाव होता है। तो 3 सिद्धांतों पर विद्यापीठ काम करता है। पहला तो मैं सिद्धांत नहीं बताया, ये तो मेजर स्टेटमेंट है कि हम देश की शिक्षा के प्रश्न को ओन करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। सिद्धांत है सबसे पहले शिक्षा स्वायत्त होना। शासन इज़ नथिंग टू डू इट। अब वो आपने जो कहा स्टेट से ही होता है, उससे बिल्कुल 180 डिग्री दूसरी दिशा का है। क्योंकि हम यदि परंपरा देखें भारत की, भारत की व्यवस्थाओं का आंतरिक सत्व देखेंगे तो ये यहाँ स्वायत्त समाज रहा है। स्वायत्त समाज सबसे पहले स्टेट से ही स्वायत्त होता है और समाज स्टेट को बनाता है, स्टेट समाज को नहीं बनाता। तो स्वायत्त समाज दीर्घ काल तक रहता है और भारत हैज़ प्रूव्ड कि हम दीर्घ काल तक बने रहे हैं और अभी भी बने रहेंगे। इसलिए वेद काल से लेकर मैकॉले जब तक नहीं आया था तब तक स्टेट में कहीं शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी। पहली बार 1835 के बाद, 1835 इज़ दी कट ऑफ डेट फॉर मैकॉले। मैकॉले 1835 से उसकी ये लागू हुई। तो 2-3 वर्ष के बाद, मुझे निश्चित वर्ष याद स्मरण में नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के नाम से पहला स्टेट में शिक्षा विभाग शुरू हुआ। और वो इसलिए हुआ कि उनको शिक्षा सबको देनी नहीं थी, सबको शिक्षित करने का उनका उद्देश्य ही नहीं था। ए क्लास ऑफ पीपल हु कैन बी द मीडिएटर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द कॉमन इंडियन मैन, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी थी। इसलिए वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए दोनों अर्थों में। क्या पढ़ाएंगे उसमें, किसके अधिकार में चलेगा उसमें, और पैसा जिसका लगेगा उसका अधिकार रहेगा। इस सिद्धांत पर पैसा भी स्टेट का, अधिकार भी स्टेट का, नियंत्रण भी स्टेट का और कंटेंट भी स्टेट का भी, रेगुलेशन, कंट्रोल्ड, डायरेक्शन सब कुछ स्टेट का। ऐसी शिक्षा शुरू हुई जो आज तक वही चलती है। 1947 के बाद कुछ भी बदला नहीं है, उल्टा उसमें और बंधन आ गए हैं। तो इतने दीर्घ काल तक तो भारतीय इस व्यवस्था में चली है। तो पहले तो हमको ये गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। सारे संगठनों का 70, 75, 100 वर्षों का अनुभव है कि स्टेट के हाथ में गई शिक्षा तो नहीं रही। जितने भी अच्छे प्रयोग थे शिक्षा के, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हैं। स्वाधीनता से पहले भी बहुत समर्थ लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग किए। इवन महात्मा गांधी, उन्होंने भी किए, परंतु एक भी प्रयोग 47 के बाद राष्ट्रीय नहीं रहा। वो राज्य के अधीन हो गया और राष्ट्रीयता नष्ट हो गई, क्योंकि स्टेट ही अराष्ट्रीय था, इसलिए वैसा हो गया। इसलिए स्टेट से तो मुक्त रहो। इसलिए बीजेपी की सरकार को बहुत हो गया तो मित्र सरकार कहो, अपनी सरकार नहीं है। सरकार कभी शिक्षा के लिए या उद्योगों के लिए अपनी सरकार नहीं होती। सरकार सरकार होती है और सरकार का ये काम भी नहीं है। हमारे गुजराती में कहते हैं, जेनु काम ते करे, जिसका जो काम है वो उसको करना। ऐसा करके स्वायत्त समाज की रचना में
शिक्षा स्वायत्त होना ये तो पहला मेजर एलिमेंट है, क्योंकि जैसी शिक्षा होती है वैसा ही देश होता है, वैसे ही लोग होते हैं। इसलिए शिक्षा तो सबके मूल में है। तो स्वायत्त शिक्षा ये पहला सिद्धांत है। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा माने पढ़ाने का पैसा नहीं देना पड़ना चाहिए, पढ़ने का पैसा नहीं देना चाहिए, पढ़ाने का पैसा नहीं मिलना चाहिए, इस सिद्धांत पर। और तीसरा है शुद्ध भारतीय ज्ञान ही उसका कंटेंट बने, पद्धति के लिए भी मॉडल बने, और भारतीय व्यवस्था में भारतीय ज्ञान देना, ये 3 सिद्धांत हैं। कुछ सूत्र हैं, धर्म सिखाती है वही शिक्षा है। तो धर्म तो सिखाना, धर्मशील प्रजा नहीं होगी तो क्या होगा फिर? धर्म सिखाती है वही शिक्षा है। शिक्षा आजीवन चलती है, शिक्षा सार्वत्रिक होती है। ऐसे शिक्षा की मूल बातों को लेकर हम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आज हम एक भी विद्यालय नहीं चलाते, क्योंकि गुरु नहीं है तो गुरुकुल नहीं करना, निःशुल्क नहीं चला सकते हैं तो नहीं चलाना, और अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने में सारी शक्ति लगाना कि जब ये ऐसा चल सके। इसलिए अभी विद्वानों का ध्रुवीकरण, अध्ययन, अनुसंधान और पुस्तकों का प्रकाशन ये चल रहा है। कुटुंब शिक्षा शुरू हुई है, लोक शिक्षा शुरू होगी। गुरुकुलों के लिए या जिसको हम विद्यालयीन शिक्षा कहते हैं, उसके लिए कुछ मॉडल्स बने हैं, कुछ पाठ्यक्रमों का निर्माण हुआ है, और पठन सामग्री, संदर्भ सामग्री तुलना में कहें तो विपुल मात्रा में अभी बनी है। यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं। अभी इसमें कुछ बाकी बच गया तो आप याद करवाओ, या आप कहो तो मैं बताती हूँ, या आप पूछते जाओ और मैं बताती जाऊँगी। एकात्म दर्शन और आत्मीयता का थोड़ा बता कैसे अध्यात्म का अधिष्ठान और धर्म का आधार यही रहा। तो अध्यात्म का आधार, अब हमारा औपनिषदिक चिंतन जो रहा है वो आत्मवादी रहा है, और इसलिए इस भारतीय शिक्षा का वैचारिक मॉडल है वह एकात्म मानव दर्शन है। और आत्मतत्व ये मूल होने के कारण से आत्मीयता के आधार पर, अपनेपन के आधार पर हमारे सारे शास्त्रों का भी विकास हुआ है, व्यवस्थाओं का भी विकास हुआ है। इसलिए यह एकात्म दर्शन से युक्त शिक्षा का मॉडल, तो हम उसको कहते हैं इंटीग्रल डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ एजुकेशन। अभी वो कुटुंब शिक्षा के रूप में 14 वर्ष की आयु के छात्रों तक की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बने हैं, वो चलते भी हैं। चाइल्ड एजुकेशन का मॉडल तो अभी स्थापित हो भी गया है, चलता है। जैसे शिक्षक वैसे चलाएंगे वो एक अलग बात है, परंतु प्रतिमान देना ये हमारा काम है। इसी प्रकार से अभी गुरुकुल संकल्पना, गुरुकुल हमको 21वीं शताब्दी में कैसे गुरुकुल चाहिए, माने कैसे शिक्षा व्यवस्था चाहिए, कैसे विद्यालय चाहिए, इसकी फिर पितामही विद्यापीठ माने कुटुंब शिक्षा की हमारी कल्पना क्या है, उसके पाठ्यक्रम, उसकी संकल्पना बताने वाले ग्रंथ, समग्र विकास की प्रतिमान इंटीग्रल डेवलपमेंटल मॉडल, उसको समझाने के लिए विभिन्न विषयों में वो कैसे लागू होते हैं, इसके लिए साहित्य निर्माण माने सामग्री का निर्माण करना ये होता है। इसके लिए हम विद्वानों के लिए विद्वत गोष्ठी करना ये शुरू से ही रहा है। अभी तक ऐसी 31 गोष्ठियाँ हुई हैं, आगे भी चलती रहेंगी। इसके आगे हमारे चिंतन सत्र चलते हैं,
तो हमने समग्र शिक्षा योजना को राम विद्यापीठ ऐसा नाम दिया है। कुटुंब शिक्षा को पितामही विद्यापीठ ऐसा नाम दिया है और लोक शिक्षा को व्यास विद्यापीठ ऐसा नाम दिया है। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम भी चलते हैं। और क्या आप पूछते जाइए तो बताऊँगी। और ताई जो आचार्य अध्ययन हाँ संकाय है, हाँ हाँ, तो गुरुकुलों के लिए गुरु चाहिए, इसके लिए हमने व्यवहार में उसको आचार्य कहा, गुरु नहीं। तो आचार्य अध्ययन ऐसा चलता है। तो हमारे शिक्षा को लेकर 5 बड़े 5 छोटे ऐसे ग्रंथ हैं, भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला करके, फिर जीवन विकास के सूत्र, जीवन सूत्र संग्रह और भारतीय संकल्पना सूत्र, और फिर पितामही विद्यापीठ गुरुकुल संकल्पना। इसको लेकर जो भी गुरुकुल शुरू करना चाहता है, जो भी आचार्य बनना चाहता है, उनके लिए ये शिक्षण योजना है। कहने के लिए वो 5 वर्ष की योजना है। अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो 4 वर्ष 3 वर्ष में पूर्ण कर सकता है। अधिक व्यस्तताएं हैं तो 6 वर्ष 7 वर्ष ऐसे भी लगता है। तो एक आचार्य अध्ययन ये तो होता है। जीवन विकास की शिक्षा ऐसा करके भी होता है। पितामही विद्यापीठ के पर्याप्त संख्या में पाठ्यक्रम हैं, उसमें शुरू होता है। मैं उसका थोड़ा सा वर्णन ऐसे करूँगी कि अभी अभी हमने राजेंद्र जी ने दैशिक शास्त्र का पठन पूर्ण किया। दैशिक शास्त्र तो उसमें राष्ट्र समर्थ बनना है तो प्रजा समर्थ चाहिए। प्रजा समर्थ बननी चाहिए। इसको उन्होंने दैवी संपद, योगक्षेम, दैवी संपद होनी चाहिए। उसके 3 कारक बताए: अधिजनन, अध्यापन, अधिलवन। तो हमने अधिजनन संकल्पना को पकड़ा और 17 वर्ष से विवाह होने तक के युवाओं के लिए, युवक युवती दोनों के लिए, अच्छा वर और अच्छी वधू कैसे बना जाता है, किसको कहते हैं और कैसे बना जाता है, विवाह होता क्या है, पति पत्नी का संबंध होता क्या है, ये एक पाठ्यक्रम है। फिर गृहस्थाश्रम के लिए तो नई पीढ़ी समर्थ बने, इसलिए पहले समर्थ माता पिता होने चाहिए, और समर्थ माता पिता के लिए समर्थ पति पत्नी होने चाहिए। इसके लिए समर्थ स्त्री और पुरुष होना चाहिए। तो ये एक पूरी यात्रा है माता पिता बनने तक की, इसके पाठ्यक्रम हैं। फिर 5 वर्ष की आयु तक लालयेत पंचवर्षाणि, आगे 10 वर्षाणि ताडयेत, माने बाल शिक्षा, किशोर शिक्षा, और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको कहते हैं विवाह पूर्व का, उसकी शिक्षा 10 वर्ष तक घर में, 10 वर्ष के बाद घर और विद्यालय दोनों में ऐसे नई पीढ़ी समर्थ बने, उसके लिए माता पिता और शिक्षक दोनों ने अपना दायित्व लेना चाहिए। नहीं तो आउटसोर्स किया तो कुछ नहीं होता, वो अपने से ही होता है। तो हमारा एक विद्यालय है, हमारा मैंने विद्या भारती का है, परंतु साथ में रहकर चलता है। तो विद्यालय तो 12वीं तक का है, परंतु प्रवेश वहाँ छात्रों का नहीं होता, होने वाले माता पिता का होता है। और फिर उनको 3 मास तक, कम से कम 3 मास तक ब्रह्मचर्य पालन। अगर वे ऐसे
समर्पित हैं तो 1 वर्ष ब्रह्मचार्य पालन, और उसके बाद आयुर्वेद और योग के माध्यम से शरीर शुद्धि मन शुद्धि करके बाद में तिथि नक्षत्र वार समय शारीरिक मानसिक स्थिति ये सब देखकर उनको गर्भाधान की अनुमति दी जाती है। और फिर गर्भाधान संस्कार पुत्र कामेष्टि यज्ञ ये सब होता है। फिर मासानुमास परिचर्या जन्म तक, तो वस्त्र अलंकार आहार विहार स्वाध्याय सत्संग योगाभ्यास व्यायाम ये सब करके पुंसवन संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार ये सब करके जन्म तक ले जाना। और आग्रह है कि नॉर्मल प्रसूति होनी चाहिए, दूसरे घर में होनी चाहिए। अब नॉर्मल प्रसूति तक तो हम पहुंच सकते हैं, घर में प्रसूति होना बहुत उसको प्रतिसाद नहीं मिलता, क्योंकि घरों में कहीं ना वातावरण है, न सुविधा है, न ज्ञान है, न कुछ भी है। इसलिए रेजिस्टेंस बहुत है, भय ज़्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत है। नॉर्मल डिलीवरी में तो अच्छी खासी उसमें सफलता मिलती है। बाद में 3 वर्ष के होने तक माता पिता की शिक्षा संगोपन और संस्कार दोनों दृष्टि से, 3 से 5 में शिशु वाटिका भी चलती है, माता पिता की शिक्षा भी चलती है। फिर आगे अभिभावक विद्यालय जैसा भी है कि आगे 10 वर्ष 15 वर्ष के होने तक क्या करेंगे, विद्यालय में क्या करेंगे, तो इसके लिए समग्र विकास का पाठ्यक्रम है। घर में क्या करेंगे, तो अभिभावक विद्यालय है उसके लिए ऐसा। और फिर 15 वर्ष के बाद वो 17 वर्ष के होते हैं, तो ये वर वधू चयन विवाह संस्कार ये होता है। तो नई पीढ़ी निर्माण करने का ये एक थोड़ा व्यवस्थित ऐसा प्रयास चलता है। मॉडल्स निर्माण हुए हैं, इतना व्यापक नहीं हुआ है। तो हमारा काम है कि हमारी शक्ति देखते हुए पहले तो मॉडल्स ही निर्माण करो, पहले तो संकल्पना ही स्पष्ट करो, पहले कागज पर सारे मॉडल्स होने चाहिए कि किसी को भी करना है ये करो ये करो ये करो करके। इसके लिए सामग्री संदर्भ सामग्री है, कुछ स्वयं निर्माण करो, हम सहायता करेंगे। हम ही नहीं सारे विद्यालय चलाएंगे, विद्यालय चलाने का काम हमारा नहीं है। विद्यालय चलाने के लिए एकेडमिक सामर्थ्य निर्माण करना ये पुनरुत्थान का काम है। तो ये विद्यापीठ है, इसका अर्थ है यूनिवर्सिटी, परंतु ये केवल हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए नहीं है, ये समग्र शिक्षा के लिए है। इसलिए गर्भाधान से गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की शिक्षा घर में 10 वर्ष से लेकर ब्रह्मचर्य पूर्ण होने तक की शिक्षा विद्यालय में, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वह भी विद्यालय में ही, यानी गुरुकुल में विद्यापीठ में, और लोक शिक्षा के लिए व्यास विद्यापीठ। तो उसको केंद्र बनाया मंदिर, लेकिन मंदिर माने नॉट फिजिकली मंदिर, वो धर्म का केंद्र है, उपासना का केंद्र है। इस नाते से उसको केंद्र बनाना, और जितने भी लोकोत्सव हैं, मेले हैं, मनोरंजन के साधन हैं, और अन्य सारे लोकगीत हैं, ये हैं, वो सारे इन सारे माध्यमों से लोकमत परिष्कार ये करना, ये सब एक साथ करना। तो इसके लिए कागज़ की योजना बहुत अधिक व्यापक है। ज़मीन पर इसके 10% कदाचित होगी, और उतना ही हमारा अभी सामर्थ्य भी उतना है, संभावना भी उतनी ही है अभी, इसलिए उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना। पर बीच में से ही कुछ लेकर थोड़ी बहुत तैयारी हुई और गुरुकुल शुरू कर दो, और 2-4 वर्ष में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए स्कूल, ऐसा नहीं होने देना। ऐसी योजना चलती है। अब और जी ताई,
ताई बात ये है कि हाँ, आप भी पूछ सकते हैं, मैं इधर देखती हूँ, वो तो याद करवाने के लिए कह रही हूँ। हाँ, तो ये कठिन तो है। लोग कहते हैं, माने लोग के 60 वर्ष किसने देखा? हम कहते हैं हमने तो नहीं देखा, परंतु तीसरी पीढ़ी में ये होगी। और कोई भी काम ऐसे इतने जल्दी तो नहीं होते, तो आपको योजना तो बनानी ही पड़ेगी, ये दृष्टि तो रखनी ही पड़ेगी। माने यू हैव टू सी, अपना विजन तो होना ही चाहिए कि हम ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है कि पाठ मत एक रटते रहो, हो कैसे सकता है वो देखो। दूसरा कहते हैं कि आज के ज़माने में कैसे संभव है, कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा कोई नहीं मानेगा ऐसा तो नहीं है, हमारे में सामर्थ्य होगी उतने लोग मानेंगे, नहीं होगी सामर्थ्य तो नहीं मानेंगे। परंतु सत्य क्या है, मैंने कैसे ये होगा, ये तो शुरू करना ही पड़ेगा, बोलना तो शुरू करना ही होगा, लोग सुनेंगे, मानेंगे, और इस देश का भवितव्य जैसे होगा उतनी मात्रा में लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हाँ, इसलिए केवल भगवान भरोसे नहीं रहना, अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ का तो प्रयोग अधिकतम करना, जैसे हमारी समझ है वैसा तो करना। बिना मान्यता के कैसे चल सकता है, वो भी प्रश्न तो बहुत पूछते। 200 वर्ष पहले चलता 200 वर्ष का ब्रेक है ये। 200 वर्ष क्या होते हैं हजारों वर्षों में, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि निराश नहीं होना यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, परंतु फिर भी हमको लगता है कि इसको प्रतिसाद तो मिलता है। आप जब ये बता रहे थे ना, तो मुझे अपना ध्यान में आ रहा है कि मैं देता था कोचिंग फिजिक्स की, ये तो सारा पैसे। और शिष्टाचार, सदाचार, सज्जनों का व्यवहार, और संस्कृत में लिखे अपने शास्त्र, माने न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र हो या ऐसे शास्त्र, ये कल्पना गुरुकुल की है। माने जो धर्म पार्ट ऑफ इट, अर्थ पार्ट ऑफ इट का क्या, तो ये तो आज की व्यवस्था में ही जाना है फिर। तो धर्म और अर्थ काम का इतना विरोध नहीं रहा कभी हमारे यहाँ। अर्थ और धर्म और काम तीनों का सामंजस्य है। काम और अर्थ भी पुरुषार्थ है, ऐसे दरिद्र रहने का उपदेश किसी ने नहीं दिया। इसलिए धर्मानुकूल अर्थशास्त्र की रचना करो और अर्थार्जन करके वैभव संपन्न होना, परंतु धर्म के अविरोधी होना, इसकी शिक्षा का प्रबंध पहले करो। नहीं तो फिर ब्राह्मण और पंडित वो तो दरिद्र होना ही है। ऐसे नहीं होता था कभी। वो स्वयं स्वेच्छा से निर्धन रहना, अयाचक रहना या सादा रहना, अभाव में रहना है तो स्वेच्छा से हुआ तो शोभा देता है, नहीं तो विवशता है। विवशता सद्गुण नहीं होती कभी। इसलिए अर्थकरी शिक्षा, इसके ऊपर पहले ध्यान दो, और फिर अर्थकरी शिक्षा को धर्म के अविरोधी ऐसी बनाओ। केवल धर्म क्या सुभाषित रटने में और सज्जनों के शिष्टाचार में थोड़े हैं, धर्म को तो धारण करना चाहिए। धारणा होती है तभी धर्म होता है। तो अभी धर्म संप्रदाय के रूप में आ गया, धर्म ऐसे सदाचार शिष्टाचार में आ गया, और धर्म वेद और उपनिषद और सुभाषित रटने में आ गया। वो रटना ये थोड़ा होता है। ऐसे अर्थकरी शिक्षा। एक तो कुछ लोग समन्वय की बात करते रहते हैं कि थोड़ा समन्वय करें, थोड़ा समन्वय करें।
हाँ हैं? वो कि समन्वय थोड़ा माने- समन्वय करें, हाँ। थोड़ा मान्यता ले लें, तो उसमें क्या करना चाहिए था? वो बेचारे इसलिए उनको करना पड़ता है कि एक बार आप गुरुकुल शुरू करो तो थोड़ा ये जो सदाचार शिष्टाचार संस्कृत ये सब होता है ना, तो बच्चे अच्छे संस्कारी लगते हैं। कोई घर में आता है तो श्लोक बोलो, वो श्लोक बोलता है तो ये एकदम प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे गुरुकुल शुरू करते हैं तो वर्ष 2 वर्ष में संख्या तो बढ़ने लगती है। लोगों को वो 10-12 वर्ष के होने तक ही गुरुकुल में पढ़ाने की इच्छा होती है। बाद में तो मॉडर्न बाकी इनके सारे इन्वर्टेड बाकी सब माँ बाप को बोलते हैं हाँ मामा अब भी स्कूल में कब डालना है, हाँ स्कूल में कब डालना है। हाँ तो ऐसे गुरुकुल शुरू करते हैं तो उनको शिक्षक नहीं मिलते, फिर गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु नहीं मिलते, माता पिता का दबाव हो जाता है, चारों ओर सब अंग्रेजी माध्यम में जा रहे हैं और मेडिकल में जाने की इंजीनियरिंग में जाने के सपने देख रहे हैं। गुरुकुल में जाएंगे तो इंजीनियर कैसे बनेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो गुरुकुल फिर आगे चलता नहीं और इसलिए फिर समन्वय पर आ जाते हैं। हाँ भाई ये भी कर तो लोग कहते हैं ना वेद भी पढ़ाते हैं और साथ में मॉडर्न कंप्यूटर भी एजुकेशन भी देते हैं। ये मियाँ महादेव साथ में कैसे बैठने वाले हैं? लेकिन बिठा रहे हैं और महादेव और मियाँ की दोस्ती हो जाती है और उसमें मियाँ ही जीतता है, महादेव बेचारा कैलाश में। इसलिए वो समन्वय जिसका हो ही नहीं सकता उसका करने जाएंगे तो वो तो होगा तो नहीं। हम अपने आप को समझाते रहेंगे कि हम समन्वय करते हैं, वो ऐसा बोल बोल करके। यहाँ तो गीता भी सिखाई जाती है और अंग्रेजी भी सिखाई जाती है, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। ये मॉडर्निटी के प्रतीक ये हैं, कंप्यूटर सिखाओ, अंग्रेजी माध्यम करो। और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम कहते हैं कि हम भारत को जानते ही नहीं। भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा किसने कहा? सबसे श्रेष्ठ सबसे टेक्नोलॉजी। परिष्कृत थी, हाँ। हाँ सबसे माने क्या उसके उत्पाद, क्या उसकी गुणवत्ता, क्या उत्कृष्टता, कितनी विपुलता। अर्थशास्त्र के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब के सब भारतीय टेक्नोलॉजी को लागू है। उससे उत्पन्न होने वाले जैसे व्यापार, विदेश व्यापार, जो भी कहो आप, धनवान होने के मार्ग और वैभव संपन्न होने के, सुखी होने के, सुविधापूर्ण जीवन जीने के जितने भी मार्ग हैं वो सारे यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी से प्राप्त थे। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा IIT है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी में रूपांतरित होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काय की है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए। भारतीय टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। पानी नहीं भाई। सब पहले तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर करना कि व्हाट डू वी मीन बाय मॉडर्निटी, व्हाट डू वी मीन बाय विकास। ये विकास की क्या संकल्पना है? तो विनाश है, विनाश की है। तो विनाश को ही विकास कहेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? नहीं कर पाएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? कर पाएंगे, जो भी कर पाएंगे वो आएंगे। जो आज कम कर रहे हैं वो धीरे धीरे अधिक कर पाएंगे। जो पूर्ण शुद्ध नहीं कर रहे हैं वो शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव। तो हमारे पास भी जो भी आएंगे वो जहाँ हैं वहाँ से उनको आगे बढ़ाना।
अगर उनको बढ़ने की तीव्र इच्छा है तो बढ़ते जाएंगे। जब तक लोगों को प्रारब्ध की, पुनर्जन्म की और पाप पुण्य की अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी तब ये तक नहीं होगा। और जिस दिन ये स्पष्ट हो जाएगी उस दिन तो उस होना दिन ही। मिल जाएगी। हाँ, सब होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए धर्म सिखाओ, हिंदू धर्म सिखाओ, अध्यात्म सिखाओ, ये सब सिखाओ, पाप पुण्य की भावना समझाओ, पर पीड़ा पर उपकार, ये इससे ही पाप पुण्य होता है, वो समझाओ। ये इन लोगों ने क्या किया, ये सारे शब्द ये तो ऑर्थोडॉक्स हैं, अंधश्रद्धा है, रूढ़िवादी है, ऐसा कर 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 के मैं पाप पुण्य में नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होने वाला है? तुम्हें मैं ग्रेविटी में नहीं मानता। ना मानो ग्रेविटी ना में। मानो। कई जैसे कितने अच्छे प्रयोग शुरू हुए थे। डीएवी स्कूल शुरू हुआ था। हाँ। और अरविंदो आश्रम शुरू हुआ। ये शांति निकेतन शुरू हुआ। तो अनेक विद्या केंद्र शुरू हुए, लेकिन आज वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे अन्य हैं। कारण क्या है? कारण क्या है ताई इसका? पूर्ण हो चुके। कारण मैंने अभी संकेत तो किया था, कारण वो सरकार के हाथ में गए। मित्र पक्ष की सरकार भी, मैं बुनियादी शिक्षा का ही सबसे बड़ा उदाहरण बताती हूँ। महात्मा गांधी ने 1920 में 4 विद्यापीठ शुरू करवाए, यानी वे ही कुलपति थे सबके। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ बना, काशी विद्यापीठ बना, जामिया मिलिया बना, और दक्षिण भारत में हैदराबाद में बना, लेकिन उसका मुझे नाम स्मरण में नहीं है। तो वे सब राष्ट्रीय शिक्षा के ही प्रयोग थे, और शासन विरोधी था, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, वो तो विरोधी था, और विरोधी होने पर भी ये पढ़ाते थे। उसके पाठ्यक्रम बड़े अच्छे थे। तो स्वाधीनता मिली। अब इसके सारे ट्रस्टी कौन थे प्रमुख? तो राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे, सरदार पटेल कोषाध्यक्ष थे, आचार्य कृपलानी, और ये सब उसमें ट्रस्टी थे। अब वे बन गए राष्ट्राध्यक्ष, वे बन गए गृह मंत्री। तो उन्होंने ही आग्रह किया कि हमारी मान्यता लो। भाई गांधी जी का काम, हम उतनी तो सेवा कर ही सकते हैं ना, सरकार में है इसलिए। नियत तो उनकी अच्छी थी। फिर उस समय गुजरात विद्यापीठ के कुलपति, मैंने कुल नायक कहते थे उनको, काका कालेलकर थे। उन्होंने मना किया कि हमको अपनी पद्धति से ही राष्ट्रीय रहने दो, हमें तुम्हारी मान्यता की और अनुदान की आवश्यकता ही नहीं है। अनुदान लेंगे तो फिर आप हमको आपके अधीन बना देंगे। लेकिन ये माने नहीं। ये सब ट्रस्टी भी थे और इतने इन्फ्लुएंशियल भी थे, और गांधीवादी तो थे ही, इसलिए नहीं, गांधी जी के विद्यापीठ को हम सरकार में बैठे और सहायता न करें, ऐसा न करें, वैसा न करें, ऐसे मान्यता भी और अनुदान भी लिया। तब से लेकर आज तक वो ऐसा रूपांतरित होता गया। आज वो साम्यवादियों के, यानी कम्युनिस्टों के समर्थक हैं और सहायक हैं। ये अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जाते हैं छत्तीसगढ़ में और झारखंड के इसमें, जहाँ ये नक्सलाइट एरिया है, वहाँ जाते हैं उनके अध्ययन के लिए। विनायक सेन यहाँ कर रहा था विद्यापीठ में। तो जितने विश्व भारती उसके संविधान में आ गया कि भारत का प्रधानमंत्री वहाँ कुलाधिपति होगा। जो आपका प्रश्न है ये है कि एक होती है इंस्टीट्यूशन,
इंस्टीट्यूशन जो चर्च है या मदरसे, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ जो स्वायत्तता होती है वो आपको अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करनी है। अगर बीच में कड़ी टूट गई तो गए। तो आज हमारी शास्त्रों के अध्ययन की परंपरा चाणक्य के समय से खंडित हो गई, उसके आगे नहीं हुआ। शास्त्र की पुनः प्रस्तुति हर युग में होती थी, वेद काल से लेकर, नहीं तो एक से अधिक स्मृतियाँ क्यों होती, एक से अधिक शास्त्र ग्रंथ क्यों होते, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, हमारे उपवेदों के आधार पर जितने भी ग्रंथ हैं वो एक से अधिक क्यों होते। समय समय पर युगानुकूल प्रस्तुति, पुनः प्रस्तुति करनी ही होती है, तभी वह जीवंत रहता है, नहीं तो वो आउटडेटेड हो ही जाता है और इररिलेवेंट होता है। तो चाणक्य के समय तक वो पुनः प्रस्तुति होती रही, उसके बाद नहीं हुई। और विगत 100-125 वर्षों में तो जितने भी भारतीय विद्वान अपने शास्त्रों की प्रस्तुति करने वाले, भाष्य लिखने वाले, समझाने वाले रहे, उच्च शिक्षा के लिए अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम और पुस्तकें बनाते रहे, वो सारे ब्रिटिश पद्धति से, माने ब्रिटिश क्रिश्चियन पद्धति से उस प्रकार उसके अनुकूल अपने शास्त्रों की प्रस्तुति करने लगे, और फिर वो उसमें मानक संदर्भ ग्रंथ होते गए यूनिवर्सिटीज़ में। इसलिए आज कौटिल्य अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र के ग्रंथ हो या वैसे लिखे जाते रहे, तो हम कहते हैं हाँ ये तो के.पी. जायसवाल ने लिखी हुई है, काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखी हुई है, तो अपने ही हैं, ये अपने हैं, तो शास्त्र अपने, प्रस्तुति क्रिश्चियन, ऐसे होता गया। तो इतना घालमेल इतनी हो गई, हमारे शास्त्र प्रदूषित हो गए सब, माने लगते हैं भारतीय, होते हैं वेस्टर्न, ऐसे होते गए। मैंने इतनी दुर्दशा तो कभी मैंने कल्पना नहीं कर सकते, इतनी दुर्दशा हुई। मैंने हमारी कौन सी व्यवस्था नहीं बदली, पहले राज्य व्यवस्था ही बदल गई, आज तो डेमोक्रेसी ये कोई उत्तम राज्य व्यवस्था नहीं है, कहना ही अपराध हो गया, अब मारेंगे लोग। डेमोक्रेसी निकृष्ट व्यवस्था है, निकृष्ट, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये बोलने के लिए है अनुकूल मानसिकता निर्माण करना, ये चैलेंज है, ये कौन बोलेगा। 47 में जब ब्रिटिशों ने हस्तांतरण किया तो 562 राज्य स्वतंत्र हुए थे। ब्रिटिश दिल्ली राजधानी तो ब्रिटिश इंडिया की थी, पूरा भारत थोड़े ब्रिटिश इंडिया था। तो सरदार पटेल तो कारक थे, बाकी उत्तम व्यवस्था डेमोक्रेसी तो राज्यों का तो विलीनीकरण कर दो, समाप्त हो गई व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। और कहा बहाने क्या दिए, राजा तो विलासी होते हैं, लंपट होते हैं, वो तो ऐश करते हैं। अरे वेद काल से लेकर भारत में राजा ने नहीं तो किसने राज्य किया। और शासक और प्रशासक दोनों ही शस्त्र शास्त्र शील संपन्न अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए, तभी वो अमात्य हो सकते थे। गुरुकुल में पढ़ गए नहीं और शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, ऐसा महामत्य कैसे हो सकता है। अगर
मदरसा से पढ़ा हुआ एजुकेशन मिनिस्टर बन गया है तो ऐसे ही होगा। ये लोकतंत्र का कमाल है। कहीं तो कोई शुरू कहाँ से करे। शुरू चिंतन से करें। हमने कहा कि चिंतन तो हृदय में जागृत होता है और बुद्धि में व्यवस्थित होता है, तो चिंतन को व्यवस्थित कर और पूरे देश का विचार करो, एक स्थान का विचार करने से नहीं। अभी क्या होता है कि लोग बहुत जीवन दे देते हैं, बहुत लोग कहते पूरा जीवन शिक्षा को दे दिया, पूरा जीवन इसमें धर्म के लिए दे दिया, गौरक्षा को दे दिया, ऐसा पूरा वो प्रामाणिकता से परिश्रम पूर्वक समर्पित वृत्ति से करते हैं, पूरे समग्रता में देखते नहीं हैं। तो थोड़ा एक स्थान पर आप गुरुकुल पूर्ण सामर्थ्य लगाकर आदर्श बना दो तो देश की शिक्षा का प्रश्न थोड़े हल होगा, वो तो नहीं होगा। आपका देखकर और कोई गुरुकुल करेगा, बहुत हो गया तो गुरुकुल करेगा, तो आप कितने वर्षों में देश के लिए आवश्यक कितने गुरुकुल करेंगे। और जिस दिन सिस्टम में गया उस दिन वो गांधी के विद्यापीठ का हुआ वैसा ही हाल हुआ, जैसे डीएवी का हुआ, विश्व भारती का हुआ, ऑरोविल का हुआ। हाँ, महर्षि शांतिपनि का हो गया। किसका? महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अरे वो राष्ट्रीय भी नहीं है और शांतिपनि भी नहीं है, वो राजकीय है, सरकारी है। हम गए वहाँ, और आंतरिक क्या है उसका वर्णन तो आप ही कर रहे थे ना, क्या पढ़ाते हैं, कौन पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। उसमें ना तो संस्कृत रही न शास्त्र रहे। जब तक वेद पाठशालाओं को सरकारी मान्यता नहीं थी तब तक तो कुछ वेद पाठ होता था, वो भी पाठ ही होता था, वेदार्थ चिंतन तो नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है। अब ये ना उसके साथ वेद पाठ योग मतलब वेद के साथ साथ वेद विषय के साथ साथ उन्होंने इतने विषय जोड़ दिए कि वेद जो मुख्य विषय है वही रह जा रहा है, क्योंकि उसके साथ अनेकों विषय जुड़े हैं। वेद को देखो, अपने देश में कैसी व्यवस्था थी, एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था, परंतु सारे के सारे वेद पाठी नहीं थे। वेदों के साथ वेदांग और उपवेद, ये 14 मिलकर चतुर्दश विद्यास्थानम, ये मूल ज्ञान स्रोत हैं। परंतु उपवेद क्या है पता है? उपवेद युद्ध कला भी है, शासन व्यवस्था भी है, और शस्त्र संचालन भी है, वास्तुकला भी है, शिल्प भी है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, सब कुछ है। वो उपवेद का किसी को ध्यान नहीं है। कौन से गुरुकुल में उपवेद सिखाए जाते हैं? नहीं सिखाए जाते। फिर वेदांग, उपवेद, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सारे अर्थशास्त्र आदि उपवेद के सारे शास्त्र, और फिर साहित्य, और उसके बाद पुराण। वेद से लेकर पुराण तक क्यों रचना हुई है? तो देश के सभी प्रकार के लोगों के लिए और सर्वसामान्य लोगों के लिए पुराण है, वेद नहीं है। परंतु वेदों में जो है वही पुराणों में है। तो वेद पाठी को वेद पढ़ना है, उसको पुराणों का आधार नहीं लेना चाहिए, और जिनको पुराण पढ़ना है उनको वेद पाठी नहीं बनाना चाहिए। तो पुराण देश के लोगों के अंतिम छोर तक पहुंचते थे और वही ज्ञान देते थे जो वेदों में है।
वही देते थे। इसलिए देश का कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होता था, निरक्षर होता था, तो क्या करना है अक्षर लेखन करके। जो रीडिंग एंड राइटिंग सिखाकर खेती करना बंद कर दिया, इसके और क्या किया? खेती करना बंद किया, कार्य उत्पादन करना बंद किया, हाथ से काम करना बंद कर दिया। तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी कैसे होगी? वो संभव कैसे? देश का अर्थतंत्र चलेगा कैसे नौकरी करके? देश की समृद्धि आएगी कहाँ से? उत्पादन से आएगी। उत्पादन होगा कैसे? हाथ से काम करके आएगा। हाथ से यंत्र चलाओ, यंत्र चलाने की विद्या सिखाओ। परंतु और एक सिद्धांत जो आज कोई मानेगा नहीं, ये बात ठीक है, विरोध करेंगे, थोड़ा धैर्य होगा तो आगे समझेंगे। प्राण ऊर्जा को छोड़कर और ऊर्जा से जब से यंत्र चलने लगे, तब से मनुष्य की कीमत शून्य हो गई। ये मानते नहीं तो मानते हैं सभी, करते नहीं, करते कैसे चलेगा? नहीं मानते हैं तो लॉजिकली अगर आर्ग्यूमेंट करो तो मानना ही पड़ता है, इसलिए मानते हैं। वही कन्विंस्ड इसलिए नहीं है कि उसको कारखाना मनुष्यों के आधार पर नहीं चलाना है। फिर कहते हैं मनुष्य आज ऐसे हो गए हैं ना, इतने लोगों से झंझट करो, इसके तो अच्छा है कि यंत्र, हाँ ये करो। भारत को जानो, भारत को मानो और भारतीय बनो, इसका क्या है? इसका क्या है? इसका क्या है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। सब आता है समझ में। भारत को जानो माने वो तो हमारा पहला ही था, कोई जानता ही नहीं है भारत का। हम तो इन लोगों को कहते हैं भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या है भारत का, इसका तो संग्रह करो। आप धर्म, अध्यात्म, रामायण, महाभारत जाने दो, उससे कुछ नहीं होगा। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो जानो। कितना कलेक्शन हो सकता है। हम कहते हैं हर कक्षा के पाठ्य पुस्तक में इसके पाठ जा सकते हैं। माने भारत की दृष्टि, भारत की शैली, भारत की व्यवस्था, भारतीय माइंडसेट, भारतीय व्यवस्था, ये ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ कितना है, जिसका 1% भी हम जानते नहीं। ना समृद्धि के बारे में जानते हैं, ना संस्कृति के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो यूरोप और अमेरिका के ऑथरों ने जो हमको बताया है वही जानते हैं, अथवा फिर वेस्टर्नाइज्ड भारतीय विद्वानों ने जो लिखा है वही जानते हैं, वो वही मानते हैं। जानते नहीं तो मानते नहीं। मानते हैं श्रद्धा के कारण से, परंपरा के कारण से, तो जानते नहीं है कि कैसे इसको सिद्ध करना। तो वे भारतीय कैसे बनेंगे? अपने तंत्र से अपना देश नहीं चलता है। अभी एक भी तंत्र अपना नहीं, एक भी तंत्र नहीं अपना। स्वाधीन तो है किंतु स्वतंत्र नहीं। हाँ, टेक्निकली वी आर इंडिपेंडेंट। वो तो स्वाधीन माने अब तुम्हारा तुम कर लो, जाओ देख लो जैसे करना है वैसे, वो तो स्वाधीन हो गए। स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं हुए। इसलिए मोहन जी का पिछले 1-2 वर्षों से हर बौद्ध का सूत्र रहा है, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कैसे जाना। देखो एक पे आप इंटेलेक्चुअल कन्वर्जन की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स तो कन्वर्टेड ऑलरेडी हैं, पूरे कन्वर्टेड हैं। विद्वानों का हाँ, विद्वानों का मतांतरण, विद्वानों का मतांतरण, विद्वानों का हिंदूकरण,
घर वापसी। घर वापसी। इसलिए लोक की चिंता मत करो, अभी तो विद्वानों की करो। वो ही सबसे ज़्यादा। इसीलिए फिर आपने रखा कि सबसे पहले विद्वज्जन मत परिष्कार होना चाहिए। माने ये सारा करेगा कौन? हम चाहते हैं कि लोकमत परिष्कार हो, हम चाहते हैं कि गुरुकुल हो, हम चाहते हैं कि शिक्षा भारतीय बने। ये हम कौन है? तो करेगा कौन ये? ये हम कौन है? हाँ, हम कौन होते हैं? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, वो हम कौन है? हाँ, ये हैं जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, भारतीय बनाना चाहते हैं। उसके लिए हाँ, वो धर्म सिखाती है, वही शिक्षा है। ये तो हम कहते ही शिक्षा का तो सरल सूत्र है, शिक्षा वही जो धर्मानुसारिणी होती है, धर्म सिखाती है, अन्यथा शिक्षा नहीं। धर्म से तो सब सृष्टि और समष्टि बनी रहती है, बचती है, समृद्ध होती है, विकसित होती है। तो उस धर्म के लिए ही तो सब कुछ करना है। रंगाहरी जी कहते हैं धर्म समाज के लिए नहीं, समाज धर्म के लिए है। धर्म को बचाओ, धर्म की रक्षा करो, फिर धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म का पक्ष लेकर खड़े हो जाओ तो तुम्हारी भी रक्षा होगी। तो अभी भारत जीतता है तो पूरा विश्व जीतता है, कैसे? हम इसको ऐसे माने, हम तो अपने अध्येताओं को सिखाते हैं कि देखो, धर्मपाल जी ने भी अपने इसमें एक पूरा अध्याय लिखा है, यूरोपीय आधिपत्य के 500 वर्ष। 500 वर्ष पहले यूरोप के लोग विश्व की यात्रा के लिए निकले, सभी देशों में गए। कोलंबस उधर से, वास्को डी गामा इधर से। जहाँ गए वहाँ पहले उन्होंने अत्याचार किए, लूट की, मार काट की, शोषण किया, गुलाम बनाए। यही उनका ऑस्ट्रेलिया के लिए यही इतिहास है, अफ्रीका के लिए यही है, अमेरिका के लिए यही है, भारत के लिए भी यही है। केवल भारत का स्वत्व इतना प्रबल रहा कि इतने अत्याचारों के बाद भी आज भारत रहा है। ऑस्ट्रेलिया पूरा यूरोपीय है, अमेरिका पूरा यूरोपीय है, अफ्रीका पूरा यूरोपीय बनने में ही विकास 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 कहता है। भारत का बुद्धिजीवी तो यूरोपीय बन गया, परंतु भारत का सर्वसामान्य प्रजाजन जो है उसके अंदर भारतीयता है, बाहर तो नहीं है, परंतु अंदर अभी भी जीवंत है। ये तो यूरोपीय आधिपत्य का स्वरूप है कि इंग्लैंड को यदि जीतना है तो बाकी सबको हारना ही है। परंतु भारत के सदियों से, हजारों वर्षों से भारत के ऋषि, वैज्ञानिक, भारत के कारीगर, भारत के पराक्रमी पुरुष, व्यापारी, ऐसे सर्व प्रकार के लोग विश्व के सभी देशों में गए और जहाँ गए वहाँ उनको कला, कारीगरी, व्यापार, उद्योग, धर्म, संस्कृति, श्रेष्ठ सभ्य जीवन जीना सिखाया। आधिपत्य कभी भी नहीं किया, राज्य नहीं किया, कभी भी नहीं किया। राज्य अगर किया भी होगा तो वहाँ के हो गए, इसलिए किया। यूरोपीय की तरह नहीं कि हम हैं तो ब्रिटिश लोग, परंतु तुमको गुलाम बनाकर तुम्हारे पर आधिपत्य हमारा है, ऐसा भारत ने कभी नहीं किया। तो हम जैसे श्रेष्ठ हैं वैसे हम सबको श्रेष्ठ बनाएंगे, इस सूत्र को लेकर गए। कृण्वन्तु विश्वमार्यम, ये सूत्र लेकर गए। तो विश्व को भारत से जीते जाने में उल्टे गौरव का ही अनुभव हुआ। इसलिए विश्व ने कहा भारत हमारा गुरु है, भारत ने नहीं ढिंढोरा पीटा कि हम तुम्हारे गुरु। आज भी हम विश्व गुरु बनेंगे, नहीं, हमको नहीं कहना है, दुनिया मानेगी तभी गुरु। सामर्थ्य हो तो सब सामर्थ्य होना चाहिए, और सामर्थ्य
विश्व के भलाई के लिए होना चाहिए, विश्व को अपने जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए होना चाहिए। तो आज सब आधा अधूरा है ना कि राष्ट्र सर्वोपरि। आज संकट क्या हुआ पता है, राष्ट्र सर्वोपरि तो राष्ट्र को राज्य के अर्थ में मानने लगे हैं। और धर्म है हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय के रूप में ये होता है। हिंदू मुसलमान तो हिंदू भी संप्रदाय बन गया, मत बन गया उसके जैसा। अब ये जो जोखम है ना, हम ये कहते नहीं हिंदू धर्म मत करो, ये भी नहीं कह सकते। और हिंदू धर्म को संप्रदाय मत बना दो, ये भी नहीं कह सकते। राष्ट्र को राज्य मत मानो, राष्ट्र अलग है, राज्य अलग है। अब ये कौन बताएगा ये, क्योंकि ये बीजेपी के माध्यम से आता है, इसलिए वो सरकारी हो जाता है, राजकीय हो जाता है, पॉलिटिसाइज हो ही जाता है, पॉलिटिसाइजेशन तो हो ही जाता है उसका। इसलिए लोग अब संघ को बीजेपी के थ्रू जानते हैं। सही बात। संघ को संघ के रूप में नहीं जानते हैं। और संघ के सामने रिस्क बढ़ रहा है। कोई भी आता है बीजेपी में जाने के लिए, शाखा में आ जाता है या किसी भी उसके कार्य में जुट जाता है, वो होता है स्यूडो संघी। तो बेचारे मोहन जी को उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और उससे बचे भी कैसे, उसको सहे भी कैसे। एक वो जो है भारतीय शिक्षा मंडल वाले मुकुल का कहते हैं, ये लोग हैं आलिंगन उत्सुक। आलिंगन उत्सुक। आलिंगन उत्सुक। भाई तो आज तो एक संप्रदाय भी कहता है कि मेरा श्रेष्ठ है तुम्हारा नहीं। वो तो देखो, हिंदू का कोई भी संप्रदाय भी जिस दिन ये कहने लगेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और बाकी सब कनिष्ठ हैं, उस दिन वो हिंदू नहीं रहता। और ये कंटेमिनेशन बहुत अधिक है। श्रेष्ठ बनो, सर्वश्रेष्ठ नहीं। ये तो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन बोलो नहीं, वो भावना। वो उनको कहने दो ना कि भाई तुम हमसे श्रेष्ठ हो। तुम क्यों कहते हो कि मैं, हाँ माने बाकी लोग कहेंगे ना कि तुम श्रेष्ठ हो, मेरे से श्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ के पास पहुंच जाए, बस उसके श्री, हाँ उसके श्री चरणों में पहुंच जाए, सर्वश्रेष्ठ को पकड़े। सर्वश्रेष्ठ बनने में स्पर्धा होती है, और सर्वश्रेष्ठ बनने में तुम आगे बढ़ो नहीं, इसको पीछे करो, पीछे रखो, ये हो जाता है। और तभी हर एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते ही हैं, परंतु उनको मान्यता बाकी लोगों ने दी है। उसी क्षेत्र में बाकी लोगों ने कहा कि ये तो हम में सर्वश्रेष्ठ है। वो नहीं अपने आप को प्रस्थापित करता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वो तो फिर गीता में कहा, मेरे जैसा कौन है, मैं कौन न्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है। वो तो आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण बताया। सर्वश्रेष्ठ मोहम्मद। भाई भारत नष्ट हुआ तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, तो स्वाभाविक है। और पूरा विश्व बचा रहा और भारत नष्ट हुआ तो पूरा विश्व अपने आप भरभरा के गिर जाएगा। विनाश की दिशा में तो जा रहे हैं। जो अमेरिका के पीछे जाएंगे
वो अमेरिका तो नष्ट होने ही वाला है, उसके पीछे जाएगा वो भी नष्ट होगा। इसलिए हम संघ के भाषा में कहते हैं स्तब, खड़े रहो, अर्धवृत्त, मुड़ो, पीछे मुड़ो, अब जाओ जहाँ जैसे जाना है वैसे जाओ। भारत के पीछे यदि अमेरिका आया तो भारत तो बचेगा ही बचेगा, अमेरिका भी बचेगा। तो भारत चाहता है कि अमेरिका भी बचे, चीन भी बचे, सब बचे और सब प्रॉस्पर करे। लेकिन भारतीय पहले माने तो कि हम अमेरिका के पीछे नहीं जाना चाहिए। समस्या तो वही है ना, अभी तो सारा प्रवाह उधर का ही है। उधर ही जाना है। यूएस जाएंगे, पाताल में जाएंगे नहीं कहता कोई। अमेरिका तो पाताल देश है ना, पाताल देश है, मय देश। हाँ। और ये सारी बातें भूतकाल में घटित हो चुकी हैं, गए हैं सब। विश्व भर में भारतीय संस्कृति के अवशेष अभी भी मिलते हैं। तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब नए से हमको करना है। हाँ, आज के देश काल परिस्थिति के अनुकूल 1000 वर्ष पहले की 2000 वर्ष की बातों को कहो तो उतना तो हमको करना चाहिए ना। ये संस्कृत वाले क्या करते हैं पंडित जी, जो 2500 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले लिखा गया उसमें एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं करना, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन होता है। तो फिर वो शास्त्र को ही सब लोग कहते हैं दे से नो टू शास्त्रार्थ। कोई वेद का अध्ययन करने वाला ये नहीं कहता कि मैं वेद प्रामाण्य को स्थापित करूँगा। उनको तो सांदीपनी के माध्यम से नौकरी चाहिए बस। भगवद गीता के रोज पाठ करने वाला कोई ये नहीं योजना बनाता कि गीता प्रामाण्य चलेगा। फिर अपने शास्त्रों की या अपने ज्ञान स्रोतों की क्या निष्ठा है, क्या रक्षा करते हैं, क्या सेवा करते हैं, क्या उपासना करते हैं, क्या साधना करते हैं। ज्ञान क्षेत्र के साथ तो यही सारे शब्द जुड़े हुए हैं। क्यों पंडित जी? जी यही है ना? जी। तो इनमें से एक भी नहीं करना। उल्टे जाओ, यूजीसी की मान्यता चाहिए, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बनाओ, उसकी मान्यता लो, वेद पाठशालाओं को मान्य बना दो, और जो चल रहा था वेद पाठ वो भी ख़त्म करो। तो यही शत्रु मित्र विवेक है ना। इनको लगता है कि ये मित्र विद्या है लेकिन होती है शत्रु। और निःशुल्क के लिए हम कहते हैं वो लगती है शत्रु, होती है मित्र। दो चार शत्रु मित्र विवेक के दृष्टांत दीजिए तो। क्यों आप ही दे दिया, मेरी परीक्षा मत लो। नहीं, मैं भूल गया था स्मरण में। याद करो, अब भी याद आ जाएगा। जिससे तय आपने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे को उठने के लिए कहते हैं, तो वो होता है मित्र। लगता है लेकिन आजकल के माता पिता कहते हैं नहीं बेटा सो जा, आराम से उठना, लेकिन वो होते हैं शत्रु। बच्चे को खाने के लिए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, 2 चॉकलेट खा ले, पिज्जा बर्गर खा ले, चल तेरे को बाहर घुमा के लाते हैं, तेरा जन्मदिन मॉल में बनाएंगे, होटल में बनाएंगे। लगते हैं मित्र, होते हैं शत्रु। हाथ में पकड़ा देते हैं मोबाइल, लगते हैं मित्र, परम मित्र, होते हैं शत्रु। होते हैं परम शत्रु। बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे, लगते हैं शत्रु, होते हैं मित्र। तो ऐसे एक सहस्त्र तैयार शत्रु मित्र साहस्री बनाओ, शत्रु मित्र बोध साहस्री, फिर इसकी लाख प्रतियां वितरित करो।
शत्रु मित्र विवेक या बोध, शत्रु मित्र बोध कहो, विवेक कहो, बोध ही कहो सहस्त्री। ना, बोध कहो, शत्रु मित्र बोध जैसे साहस। अर्जुन ने कहा तो था कि मैं भिक्षाटन कर लूंगा पर युद्ध हाँ नहीं नहीं करूंगा। वही चीज है। ऐसा ही है। भिक्षाटन लग रहा था मित्र, था अर्जुन का शत्रु। और युद्ध लग रहा था शत्रु, था उसका मित्र। वो तो भला हो उसका कृष्ण मिल गए, नहीं तो इसीलिए तो ताई मैं कहता हूँ कृष्ण मिल गए मेरे को तो। ताई विद्वान मत परिष्कार कैसे करेंगे? विद्वान तो मानता ही नहीं है कभी, उसको कितना भी समझा लो अड़ा रहता है, अहंकार में ही फंसा कठिन रहता है, है। कठिन है, परंतु संख्या कम होती है ना। अब मान गया तो प्रभावी तो बहुत होगा। एकदम एसेट बन जाता है। जैसे पंडित जी मान गए अपने। मार मार कर मुसलमान तो बनाए जाते हैं, मार मार कर पंडित नहीं बनाए जाते। ये जब मैं नया नया सीख रहा आने वाले में हिंदू अर्थ चिंतन है, हाँ, हिंदू अर्थ वह चिंतन। बजरंग लाल जी गुप्त का है। ये उत्तर क्षेत्र संघ चालक रहे, था, मैं एक बार मिला आप हूँ, जानते होंगे। हाँ, एक बार भेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे। हिंदू अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे? M.G. बोकारे। M.G. का पूरा नाम नहीं मालूम मुझे। हमने अभी पुनरुत्थान में 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए पाठावली बनाई है। भारतीय ज्ञान पाठावली। भारत माने भारत जिसके केंद्र में है, ऐसी पाठावली बनाई है, जिसका ये लोग करेक्शन कर रहे हैं। वो अच्छा, जो आज कर रहे थे। अभी बता रहे थे ना पिताजी। एक ताई एक आज कर भी लेंगे पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला, ताकि आपको थोड़ा सा उसका वो हो जाएगा क्या है। नहीं, थोड़ा व्यवहारिक रूप से चीज़ आ जाएगी। 2008 से 13 के दरमियान पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला, ऐसी 100 पुस्तिकाएँ बनी थी। वो भी ये 14 वर्ष की आयु तक। इसमें 12 वर्ष लिखा है क्योंकि 7वीं में प्राथमिक पूर्ण हो जाती थी उस समय, और 5+ में प्रवेश होता था, इसलिए 5 से 12 वर्ष के लिए ऐसी। तो उसमें 10 विषय थे और एक एक विषय पर 10 पुस्तिकाएँ। पहला था दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं, कैसी हूँ कैसी न हूँ। दूसरा था कृतिशील देशभक्ति। तीसरा था इस पे 10 पुस्तकें हैं। पुस्तिकाएँ, छोटी छोटी पुस्तिकाएँ, माने 5 से 12 वर्ष के लिए ऐसी। तीसरा था शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चौथा था पर्यावरण। 5वां था सज्जनों के घर में इतना तो होना ही चाहिए। फिर 6था था गाय। 7वां था खगोल भूगोल, माने भारतीय खगोल भूगोल। 8वां था ये एकात्म मानव दर्शन की शब्दावली है ना, शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त आत्मा व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि, ये 10 पुस्तिकाएँ। 9वां था विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान और 10वां था तत्व ज्ञान।
ऐसी 10-10 पुस्तिकाएँ एक में थी। अभी वो सारी भारतीय ज्ञान पाठावली में समाविष्ट हो गई हैं। मैंने आपको बताया भी था, अंकुर, पल्लव, तीर्थ प्रसाद, रति, धारणा, मेधा, प्रज्ञा, चिति और परिधि। अच्छा, आपको पाठ हो गई। कुल 655 पुस्तिकाएं हैं इसमें। 655। मेधा तक 577 है। 577 हैं। अच्छा, हाँ, मेधा तक 655 में से 577। इसका मतलब 180 ही बची फिर 3 में। हाँ, तो बताइए। नहीं, 180 नहीं, केवल 80। 80 बचे थे। केवल 80। 9 और 7 16 और 5 81 बची, क्योंकि 25, 27, 29 ऐसी है ना। हाँ, तो 25, 27 गुणा 3 29, 81। 81। 81 तो 655 में से 81, 5 में से 1 गया 4, 15 में से 8 गया 7, तो 574 है था इसमें। 574। 574 गलत लग गया।